ये कोई साधारण ब्रेकअप नहीं था। पूरे 6 साल पहले मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे कहा था कि उसे अमीर लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं, खासकर वो जो अपने पैसे का दिखावा करते फिरते हैं। बस उसी दिन मैंने फैसला कर लिया। अगले पूरे 6 साल तक मैंने अपनी असली पहचान सबसे छिपाकर रखी और एक आम, गरीब इंसान की तरह जीता रहा, ताकि वो मुझसे मेरी असलियत नहीं, बल्कि मुझे प्यार करे। लेकिन जिस दिन मैंने उसे सच बताने और प्रपोज करने की तैयारी की थी, उसी दिन मेरी पूरी दुनिया पलट गई। मेरी आंखों के सामने वो एक लाल फेरारी के अंदर किसी दूसरे आदमी को बेझिझक गले लगाकर किस कर रही थी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि उसने इसे छिपाने की जरा भी कोशिश नहीं की। उल्टा उसने खुलेआम मान लिया कि दोनों के बीच अफेयर चल रहा है। मैं चुपचाप अपने फोन की स्क्रीन देखता रहा। एक के बाद एक न्यूज अलर्ट लगातार आते जा रहे थे और उन्हीं के बीच उसका भेजा हुआ ब्रेकअप मैसेज भी पड़ा था। ये सब देखकर मेरे चेहरे पर बस एक ठंडी सी मुस्कान आ गई। मैंने अपने सेक्रेटरी की तरफ देखा और शांत आवाज में कहा कि आज से उसे मिलने वाली हर तरह की मदद तुरंत बंद कर दी जाए। सीईओ की कुर्सी पर पीछे टिकते हुए मैंने खबरों की तस्वीरें खोली। हर फोटो में एमा उसी आदमी के साथ हंसती हुई दिखाई दे रही थी। कभी वो फेरारी में उसे बाहों में भर रही थी, तो कभी बिना किसी झिझक के उसे किस कर रही थी। कुछ और तस्वीरों में दोनों एक लग्जरी होटल के अंदर साथ जाते हुए भी साफ दिखाई दे रहे थे। उसने इस रिश्ते को छिपाने की जरा भी कोशिश नहीं की थी। रिपोर्टर हर एंगल से उनकी तस्वीरें पहले ही कैद कर चुके थे। तभी मुझे एक बात समझ आई। शायद अब उसे लगता था कि अपनी मौजूदा पहचान के बाद उसे किसी चीज को छिपाने की जरूरत ही नहीं रही। एक समय की अनजान अभिनेत्री अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सबसे तेजी से उभरती हुई स्टार बन चुकी थी। उसके करियर का हर कदम बिल्कुल परफेक्ट रहा। इंडस्ट्री हो या सोशल मीडिया, हर जगह किस्मत जैसे हमेशा उसी का साथ देती थी। फैंस उसकी इमेज के दीवाने थे और उसे दुनिया के बड़े लग्जरी ब्रांड यल का ग्लोबल एंडोर्समेंट भी मिल चुका था। उसका करियर लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा था। दुनिया की नजर में वो बस अपनी पसंद के इंसान के साथ एक सामान्य रिश्ता जी रही थी। लोग उसकी तारीफ कर रहे थे कि उसने बिना किसी डर के प्यार को चुना। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि उसके करियर का हर मौका, हर रिसोर्स और उसकी बनाई हुई पूरी पहचान के पीछे मैं था। पर्दे के पीछे सारी डोरियां मेरे ही हाथ में थी। मुझे आज भी वो दिन याद है जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी। रोते हुए उसने कसम खाई थी कि वो कभी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के गंदे नियमों या ताकतवर लोगों के सामने सिर नहीं झुकाएगी। उसने कहा था कि वो अपनी मेहनत और साफ इरादों से सफलता हासिल करेगी। आज पीछे मुड़कर देखता हूं तो खुद पर हंसी आती है। मैं उसकी हर बात पर सचमुच भरोसा कर बैठा था और सालों तक उसका साथ देता रहा। अब उसे लगने लगा था कि वो अपने दम पर खड़ी हो चुकी है, इसलिए उसे मेरी जरूरत नहीं रही। अगर यही उसका फैसला था तो मुझे भी उसे रोकने की कोई जरूरत नहीं थी। मैंने फोन मेज पर रखा और शांत स्वर में अपने सेक्रेटरी से कहा कि एमा को मिलने वाली सारी मदद तुरंत खत्म कर दी जाए। हर डायरेक्टर को बता दो कि अब उसे सिर्फ मेरी वजह से कास्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आज के बाद उसे मिलने वाला हर रोल सिर्फ सामान्य ऑडिशन और कास्टिंग के आधार पर तय होगा। मेरा सेक्रेटरी कई सालों से मेरे साथ था, इसलिए वो बिना कुछ पूछे ही सब समझ गया। एमा हमेशा कहती थी कि उसे इंडस्ट्री के गंदे नियमों से नफरत है, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यही थी कि उन नियमों को बनाने वाला इंसान मैं ही था। आज तक मैंने उसे उन सब से बचा कर रखा था, मगर अब वो सुरक्षा हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। सेक्रेटरी ने सिर हिलाया और फिर याद दिलाया कि ईएल की तरफ से एक और निमंत्रण आया है। वो लोग दिल से चाहते हैं कि मैं इस बार उनके लॉन्च इवेंट में जरूर आऊं। यहां तक कि चेयरमैन ने भी कह दिया है कि अगर मैंने फिर मना किया तो वो खुद मुझे लेने आ जाएंगे। एएल के ऑपरेशंस हेड बनने के बाद से मुझे हर लॉन्च इवेंट का निमंत्रण मिलता रहा था, लेकिन मैं हमेशा जानता था कि वहां एमा भी होगी। मैं कभी नहीं चाहता था कि उसे पता चले कि जिस इंडस्ट्री के सबसे ताकतवर इंसान से वो सबसे ज्यादा नफरत करती है, वो और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूं। इसलिए मैंने हर निमंत्रण ठुकरा दिया। इसी वजह से मेरे पिता, जो हमारी कंपनी के चेयरमैन भी थे, बार बार मुझे फोन करके वहां जाने के लिए कहते रहते थे। अब सोचता हूं तो एहसास होता है कि मैंने सिर्फ एमा की वजह से कितने बड़े मौके, कितना समय और कितने संसाधन यूं ही छोड़ दिए। इंडस्ट्री में तो लोग मजाक उड़ाने लगे थे कि जो कॉरपोरेशन का सीईओ कहीं दिखाई नहीं देता, वो शायद सन्यासी बन चुका है। शायद उसी पल मेरी आंखें सच में खुल गई थी।
मैंने अपने सेक्रेटरी की तरफ देखा और कहा कि ईएल को जवाब दे दो, इस बार मैं लॉन्च इवेंट में जरूर आऊंगा। फिर पापा को फोन करके बता देना कि नेथन वापस आ गया है। अब उन्हें कंपनी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनके आराम करने का समय आ चुका है। यह सुनकर सेक्रेटरी के चेहरे पर राहत साफ दिखाई देने लगी। उसने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया और बाहर चला गया। उसके जाते ही मैंने सालों से पहने हुए सस्ते और साधारण कपड़े उतार दिए। फिर अपने लंबे समय से अनदेखे बालों को पहली बार एक प्रोफेशनल स्टाइलिस्ट से ठीक करवाया। अगले ही दिन मैं तय समय पर एल के लॉन्च इवेंट में पहुंच गया। दुनिया के सबसे बड़े कॉस्मेटिक ब्रांड्स में से एक होने की वजह से उन्होंने शहर के सबसे शानदार होटल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। वहां मौजूद लगभग हर शख्स या तो बड़ा सेलिब्रिटी था या फिर बेहद ताकतवर बिजनेस लीडर। देश के लगभग हर बड़े मीडिया हाउस के रिपोर्टरों ने पूरे होटल को घेर रखा था। होटल के बाहर गाड़ी रुकते ही मेरे सेक्रेटरी ने पूछा कि क्या पहले से खबर देकर मीडिया को हटवा दिया जाए। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब मुझे भीड़ में एक आम इंसान की तरह खो जाना अच्छी तरह आ गया है। एमा के साथ बिताए इन सालों में मैंने खुद को बिल्कुल साधारण इंसान की तरह जीना सिखा लिया था। वैसे भी उन रिपोर्टरों की नजर सिर्फ बड़े सितारों पर रहती थी, और उनकी नजर में जो कॉरपोरेशन का सीईओ, जिसने सालों से सार्वजनिक रूप से कभी कदम ही नहीं रखा, बस एक अनजान चेहरा था। फिर भी मेरा सेक्रेटरी थोड़ा परेशान दिख रहा था, इसलिए मैंने उसे गाड़ी पार्क करने भेज दिया और खुद अकेले एंट्रेंस की तरफ बढ़ गया। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। रेड कारपेट पर मौजूद बड़े बड़े सितारों की कवरेज में रिपोर्टर इतने व्यस्त थे कि किसी ने मेरी तरफ पलट कर भी नहीं देखा। मैंने अभी अपनी इनविटेशन सिक्योरिटी को थमाई ही थी कि अचानक पीछे से जोरदार चीखों और शोर की आवाज गूंज उठी। एमा, एमा, एमा। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वही लाल फेरारी आकर रुकी थी। उसके दरवाजे से एमा बाहर उतरी और उसके साथ वही स्टाइलिश कपड़े पहने आदमी भी था। इस बार भी उसका हाथ उसी की बाहों में मजबूती से लिपटा हुआ था। उस दिन एमा पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे की हर मुस्कान लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी। एक पल के लिए तो मुझे याद ही नहीं रहा कि मशहूर होने से पहले भी वो बेहद खूबसूरत थी। लेकिन आज एल का सिग्नेचर मेकअप उसके चेहरे की चमक को और भी बढ़ा रहा था। वहां मौजूद बाकी सभी महिलाओं के बीच वो सबसे अलग नजर आ रही थी। वो अनजान लड़की नहीं रही थी जिसे कभी इंडस्ट्री की पार्टियों और शराब की टेबलों पर लोग इधर उधर धकेल दिया करते थे। अब वो पूरे आत्मविश्वास के साथ रिपोर्टरों और फैंस का स्वागत कर रही थी। उसका पतला सा हाथ उस आदमी की बाह में ऐसे था जैसे उसे उसी का सहारा चाहिए हो। दोनों को देखकर लग ही नहीं रहा था कि उन्हें दुनिया की कोई परवाह है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर होटल के दरवाजे के पास खड़े मुझ पर पड़ी, उसके चेहरे की मुस्कान वही रुक गई। एक पल पहले जो चेहरा चमक रहा था, अगले ही पल उस पर घबराहट साफ दिखाई देने लगी। उसके साथ खड़े आदमी ने भी उसकी बदली हुई शक्ल देखी। उसने एमा की नजर का पीछा किया और फिर उसकी आंखें मुझ पर आकर टिक गई। वो मेरे लिए बिल्कुल अनजान नहीं था। कुछ दिन पहले ही मेरे सेक्रेटरी ने उसकी तस्वीर दिखाई थी, लेकिन उस वक्त मैं एमा के बर्थडे सरप्राइज की तैयारी में इतना व्यस्त था कि उस पर ध्यान ही नहीं दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी पहली मुलाकात ऐसे होगी। एमा जहां साफ तौर पर असहज लग रही थी, वहीं वो आदमी बिल्कुल शांत था। उसने जानबूझकर एमा का हाथ और कसकर पकड़ लिया, फिर उसे साथ लेकर सीधे मेरी तरफ बढ़ा। उसके चेहरे का भाव देखकर ही समझ आ रहा था कि भाई साहब एंट्री कम और जलाने का मिशन ज्यादा लेकर आए हैं। उसने दोनों इनविटेशन सिक्योरिटी गार्ड के हाथ में फेंके और ऊंची आवाज में बोला कि ये एएल का सबसे बड़ा इवेंट है। अपना काम ठीक से करना और किसी भी एरे गैरे आदमी को अंदर मत घुसने देना। इतना कहकर उसने मेरी तरफ एक तंज भरी मुस्कान फेंकी और एमा को लेकर होटल के अंदर चला गया। मैं बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। ऐसे लोग जिन्हें लगता है कि पूरी दुनिया उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है, इस इंडस्ट्री में नई बात नहीं थे। खासकर नए कलाकारों में तो ऐसा घमंड अक्सर मुफ्त में मिल जाता है। ऐसे न जाने कितने लोगों को मैं पहले भी देख चुका था। उनके अंदर जाते ही मैं भी होटल की लॉबी में पहुंच गया। साफ दिख रहा था कि इस बार ईएल ने खर्च करने में बिल्कुल हाथ नहीं रोका था। पूरे लग्जरी होटल की हर मंजिल, हर दीवार और हर कोना एमा के बड़े बड़े पोस्टरों से भरा हुआ था। मैंने तो बस एक बार अपने सेक्रेटरी से यूं ही कह दिया था कि एमा मेरी गर्लफ्रेंड है।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो लोग उसके लिए इतना सब कर देंगे। जैसे ही एमा लॉबी में दाखिल हुई, प्रोड्यूसर, इन्वेस्टर और बड़े बड़े ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गए। हर कोई उससे रिश्ता बनाना चाहता था और एमा भी पूरी सहजता से सबको संभाल रही थी। साफ दिख रहा था कि अब उसे सबकी नजरों का केंद्र बने रहना अच्छा लगने लगा था। मैं अपनी सीट ढूंढ ही रहा था कि अचानक उसका बॉयफ्रेंड मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसने एक बैंक कार्ड मेरी हथेली पर पटका और बोला कि वो जानता है मैं कौन हूं। मेरे जैसे आदमी को सिर्फ पैसे चाहिए होते हैं। इस कार्ड में $1200 हैं। इसे लो और चुपचाप यहां से गायब हो जाओ। मैंने कार्ड को उंगलियों के बीच घुमाया और उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे कोई बहुत बड़ा मजाक मेरे सामने खड़ा हो। इतने साल मैंने अपनी पहचान छिपाकर रखी थी कि अब एक नया नया अभिनेता भी मेरे सामने अकड़ दिखाने की हिम्मत कर रहा था। शायद उसे लगा मैं सोच में पड़ गया हूं। वो और भी अकड़ कर बोला कि एमा सही कहती थी, मेरे जैसा आदमी उसके लायक ही नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो वो इसमें $1200 और डाल देगा, लेकिन अगर उसने मुझे दोबारा एमा के आसपास देखा तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत? मैं उसकी तरफ देखकर बस मुस्कुरा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जोकर पूरे आत्मविश्वास से अपना शो कर रहा हो। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक नया कलाकार मुझे धमकी दे रहा था। मेरी जिंदगी में आज तक किसी ने मुझसे इस लहजे में बात करने की हिम्मत नहीं की थी। मानना पड़ेगा, बंदा अपने ही लेवल का ट्रेलर खुद चला कर आया था। उसने सीना चौड़ा करते हुए पूछा कि क्या मैंने जो कॉरपोरेशन के एंटरटेनमेंट डिवीजन का नाम सुना है। फिर गव से बोला कि बहुत जल्द वो वहां कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला है। एमा ने उसे बताया है कि मैं बस एक छोटा सा स्क्रिप्ट सुपरवाइजर हूं और मेरे जैसे इंसान को रास्ते से हटाने के लिए सिर्फ एक फोन कॉल काफी है। उसके मुंह से अपनी ही कंपनी का नाम सुनकर मेरी हंसी लगभग निकल ही गई। जो कॉरपोरेशन, वो कंपनी मेरी थी। मैंने मन ही मन सोचा कि आखिर मैंने इसे साइन करने का फैसला कब किया। तभी मुझे कुछ दिन पहले सेक्रेटरी की दिखाई हुई तस्वीरें याद आ गई। वो सिर्फ उन लोगों की लिस्ट थी जिन पर विचार चल रहा था। आखिरी फैसला हमेशा मेरा होता था और मजेदार बात यह थी कि जनाब ने सिर्फ शॉर्टलिस्ट होने को ही पक्का सिलेक्शन समझ लिया था। सच ही कहते हैं, कभी कभी इंसान जितना कम जानता है उतना ही ज्यादा खुश रहता है। वो फिर मुस्कुराया और बोला कि अब तो मैं डर गया हूं। सच मान लेना चाहिए, अब मैं और एमा एक ही दुनिया के लोग नहीं रहे। पैसे लेकर चुपचाप निकल जाना ही मेरे लिए बेहतर रहेगा। उसके चेहरे पर भरी हुई घमंड और तिरस्कार देखकर अब मेरा मन पूरी तरह भर चुका था। मैंने शांत भाव से फोन निकाला और अपने सेक्रेटरी को कॉल लगा दी। उधर से आवाज आई कि वो अंडरग्राउंड पार्किंग से ऊपर आ रहा है। मैंने कहा कि जल्दी आने की जरूरत नहीं है, बस एक बात पूछनी है। जिन नए कलाकारों को साइन करने की तैयारी चल रही है। इतना बोलकर मैं अचानक रुक गया। मुझे एहसास हुआ कि मुझे तो इस आदमी का नाम तक नहीं पता। मैंने उसकी तरफ देखकर सीधा पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बस इतना सुनना था कि उसका चेहरा तुरंत उतर गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि मैं उसका नाम भी नहीं जानता। वो ऐसे भड़क गया जैसे किसी ने उसकी पूंछ पर पैर रख दिया हो। शायद उसे सच में लगने लगा था कि वो बहुत बड़ा स्टार बन चुका है। मेरे पास उसकी बेकार बातें सुनने का बिल्कुल समय नहीं था। मैंने सीधे सेक्रेटरी से कहा, एमा का बॉयफ्रेंड। वो तुरंत समझ गया। उसने जवाब दिया कि चिंता की कोई बात नहीं, उसका नाम पहले ही साइनिंग लिस्ट से हटा दिया गया है। बाकी बड़ी एजेंसियों को भी खबर कर दी गई है। अब से ब्रायन को कोई भी साइन नहीं करेगा। मैंने बस इतना कहा, ठीक है, मुझे यही जानना था, और कॉल वही खत्म कर दी। मैंने सिर्फ ये पक्का करने के लिए फोन किया था कि सेक्रेटरी की दिखाई हुई लिस्ट ही असली साइनिंग लिस्ट थी। जहां तक कॉन्ट्रैक्ट की बात थी, लगता था ब्रायन अब तक सिर्फ अपने ही सपनों की दुनिया में घूम रहा था। मैंने जैसे ही फोन नीचे किया, पीछे से एक चिढ़ी हुई आवाज सुनाई दी। एमा थी। वो मेरी पूरी बातचीत सुन चुकी थी। शायद कब मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई थी, मुझे पता ही नहीं चला। मैंने पलट कर देखा। उसके चेहरे पर साफ गुस्सा दिखाई दे रहा था। वो जल्दी से ब्रायन के पास जाकर उसके बगल में खड़ी हो गई और ठंडी नजरों से मुझे देखने लगी। उसने कहा कि ब्रेकअप मैसेज में उसने सब कुछ साफ साफ लिख दिया था। अब हम दोनों की दुनिया अलग है। क्या मैं उसका पीछा करना बंद नहीं कर सकता? और अगर मुझे पैसों की जरूरत है तो बस उसे फोन कर दूं, वो पैसे भेज देगी। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए बिल्कुल शांत आवाज में जवाब दिया, एमा, खुद को इतना भी खास मत समझो।
मैं यहाँ तुम्हारी वजह से नहीं आया हूँ, और तुम्हारे पैसों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने उसकी तरफ देखकर बिल्कुल शांत आवाज में कहा कि सच तो ये है, अब मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता ही नहीं बचा। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे निमंत्रण मिला था। मेरी बात सुनते ही ब्रायन जोर से हंस पड़ा। उसने ताना मारते हुए कहा कि क्या ये कोई खुला बाजार है जहां कोई भी यूं ही अंदर चला है? फिर शक जताते हुए बोला कि कहीं मैंने सिक्योरिटी को पैसे देकर अंदर घुसने का इंतजाम तो नहीं किया। इतना कहकर उसने पास खड़े एक स्टाफ मेंबर को बुलाया और मेरी तरफ उंगली दिखाते हुए बोला कि मैं बिना इनविटेशन के अंदर आ गया हूं। क्या वो लोग सच में मुझे यहां रहने देंगे? स्टाफ मेंबर ने पूरी शालीनता से जवाब दिया कि इस इवेंट में आने वाले हर मेहमान को अपने असली नाम से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, इसलिए ऐसा होना लगभग नामुमकिन है। जरूर कहीं कोई गलतफहमी हुई होगी। इतना कहकर वो वहां से चला गया। उसके जाते ही ब्रायन के चेहरे का सारा आत्मविश्वास हवा हो गया। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और बोलता, एमा आगे बढ़ी। इस बार उसकी आवाज में साफ हुक्म चलाने वाला अंदाज था। उसने कहा कि हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है, अब मुझे तमाशा बंद कर देना चाहिए। बात यही खत्म कर दूं, वरना इवेंट शुरू होने के बाद वो खुद सिक्योरिटी से मुझे बाहर निकलवा देगी। मैं बस हल्का सा मुस्कुराया। अच्छा, तो अब तुम मुझ पर एहसान भी कर रही हो? क्या इसके लिए मुझे तुम्हारा शुक्रिया भी कहना चाहिए? एमा ने भौहें सिकोड़ ली। उसने कहा कि अब बहुत हो गया। उसे नहीं पता मैं अंदर कैसे आया, लेकिन इस इवेंट में हर सीट पहले से किसी खास मेहमान के नाम पर रिजर्व है। कार्यक्रम शुरू होते ही अगर मेरे नाम की सीट नहीं हुई तो बिना उसके कुछ कहे भी आयोजक खुद मुझे बाहर जाने के लिए कह देंगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं चुपचाप अभी निकल जाऊं। उसकी बात खत्म होते ही ब्रायन की आंखें चमक उठी। उसने एमा का हाथ पकड़कर हंसते हुए कहा कि इतना मजेदार नजारा आखिर क्यों छोड़ा जाए। फिर उसने जानबूझकर इतनी ऊंची आवाज में कहा कि आसपास खड़े सभी लोग सुन ले। उसने सबको बुलाते हुए कहा कि एक पापाराजी बिना इजाजत इवेंट में घुस आया है। बस, पापाराजी शब्द सुनते ही माहौल बदल गया। कुछ ही सेकंड में चारों तरफ भीड़ जमा हो गई और देखते ही देखते सबकी नजरें मुझ पर टिक गई। मैंने आसपास नजर दौड़ाई। वहां मौजूद एक भी चेहरा मेरे लिए जाना पहचाना नहीं था। फिर भी सब मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे मैंने कोई बड़ा अपराध कर दिया हो। कुछ लोग तो वही खड़े खड़े मुझे अपशब्द भी कहने लगे। एमा के चेहरे पर भी बेचैनी थी, लेकिन वो मेरी चिंता नहीं कर रही थी। उसे डर था कि कहीं मैं सबके सामने हमारे रिश्ते की सच्चाई न बता दूं और उसकी इमेज खराब ना हो जाए। उसकी नजर में मैं अब भी बस एक गरीब स्क्रिप्ट सुपरवाइजर था। इसलिए वो तुरंत भीड़ की तरफ मुड़ी और सबसे शांत रहने की अपील करने लगी। उसने कहा कि मैं बस उसका एक जरूरत से ज्यादा दीवाना फैन हूं। लोगों से उसने कहा कि मेरे साथ ज्यादा सख्ती न करें और मुझे चुपचाप जाने दें। फिर वो मेरी तरफ झुकी और धीमी आवाज में बोली कि मैं अभी चला जाऊं। अगर बात और बढ़ गई तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। उसी वक्त पास खड़े एक आदमी ने मेरा नाम सुन लिया। वो कुछ पल सोचता रहा, फिर अचानक बोला कि एक मिनट, नैथन, क्या जो कॉरपोरेशन के सीईओ का नाम भी नैथन जो नहीं है? उसकी बात सुनते ही पूरे हॉल में जैसे बम फट गया। एमा और ब्रायन दोनों अविश्वास से मेरी तरफ देखने लगे, लेकिन मैं बिल्कुल शांत खड़ा रहा। अब कोई मुझे पहचानता है या नहीं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनकी राय की मेरे लिए अब कोई कीमत नहीं बची थी। मेरी पहचान को लेकर चारों तरफ बहस शुरू हो गई। तभी एक अधेड़ उम्र के बिजनेसमैन ने सिर हिलाते हुए कहा कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसने बताया कि उसने सुना है मिस्टर जो आजकल लगभग किसी भी पब्लिक इवेंट में नहीं आते, यहाँ तक कि पापाराजी को भी नहीं पता कि वो कहाँ रहते हैं। ऐसे में उनके यहाँ आने की संभावना लगभग नामुमकिन है। दूसरे आदमी ने भी तुरंत उसकी बात का समर्थन किया। उसने कहा कि उसने सुना है ईएल ने इस साल मिस्टर जो को 7 बार निमंत्रण भेजा था। बार बार बुलाया गया, लेकिन उन्होंने हर बार मना कर दिया। इसलिए सिर्फ नाम नैथन होने से कोई मिस्टर जो नहीं बन जाता। फिर उसने याद दिलाया कि इस हॉल की हर सीट आधिकारिक गेस्ट लिस्ट के हिसाब से पहले ही रिजर्व की जा चुकी है। तभी किसी ने जोर से कहा कि इसका फैसला अभी हो जाएगा। अगर मिस्टर जो के नाम की कोई सीट नहीं मिली तो साफ साबित हो जाएगा कि मैं नकली हूं। बस फिर क्या था, पूरे बॉलरूम में लोग ऐसे फैल गए जैसे किसी ने अचानक खजाने का नक्शा बांध दिया हो। हर कोई एकाएक सीट पर लिखा नाम देखने लगा। पूरा हॉल छान मारा गया, लेकिन कहीं भी मेरे नाम की सीट नहीं मिली।
इतना देखते ही भीड़ ने राहत की सांस ली। सबसे ज्यादा राहत एमा के चेहरे पर दिखाई दी। उसकी आंखों में जो डर और उलझन थी वो पल भर में गायब हो गई। उसकी जगह फिर वही ठंडा और घमंडी भाव लौट आया। वो बोली कि उसने पहले ही कहा था, मिस्टर जो कभी ऐसे इवेंट में अकेले नहीं आते, बिना बॉडीगार्ड के तो बिल्कुल नहीं। और सबसे बड़ी बात, उनके निजी सेक्रेटरी मिस्टर वोंग हमेशा उनके साथ रहते हैं। दोनों लगभग कभी अलग नहीं होते। अब वहां मौजूद हर इंसान पूरी तरह यकीन कर चुका था कि मैं, जो कॉरपोरेशन का सीईओ नहीं हूं, उनकी नजर में मैं बस एक मामूली पापाराजी था, जिसे जब चाहें धक्का देकर बाहर निकाल सकते थे। ब्रायन का घमंड तो जैसे अब 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने जोर जोर से सिक्योरिटी को बुलाकर मुझे तुरंत बाहर फेंकने की मांग शुरू कर दी। उसी समय जब नीचे का हंगामा अपने चरम पर था, दूसरी मंजिल की सीढ़ियों से एक आदमी धीरे धीरे नीचे उतरता दिखाई दिया। उसने बेहतरीन फिटिंग वाला महंगा सूट पहन रखा था। नीचे मचे शोर पर उसकी बस एक नजर पड़ी। उसने हल्का सा माथा सिकोड़कर बेहद शांत लेकिन रौबदार आवाज में सिर्फ एक शब्द कहा, शांत। उस एक शब्द के साथ ही पूरा बॉलरूम बिल्कुल खामोश हो गया। जैसे ही लोगों ने उसे पहचाना, हर सिर उसकी तरफ घूम गया। सिर्फ मैं ही था जो अपनी जगह उसी हल्की मुस्कान के साथ खड़ा रहा। उसके आने से मेरे चेहरे का एक भी भाव नहीं बदला। जैसे जैसे वो सीढ़ियां उतरकर नीचे आया, ब्रायन और एमा दोनों जल्दी जल्दी उसके पास पहुंच गए। एमा ने बड़ी विनम्र मुस्कान के साथ पूछा कि क्या नीचे का शोर उन्हें परेशान कर गया। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि डायरेक्टर हांग था, एएल का रीजनल डायरेक्टर, और वही ताकतवर शख्स जो इस समय एमा के पूरे करियर का सबसे बड़ा सहारा बना हुआ था। लेकिन हांग ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसने ठंडी आवाज में कहा कि वो यहां मिस्टर जो का स्वागत करने आया है, और आज के बाद उसे मिस्टर हांग नहीं बल्कि डायरेक्टर हांग कहकर बुलाया जाए। ब्रायन कुछ पल झिझका, फिर धीरे से पूछ बैठा कि डायरेक्टर हांग, आखिर वो किस मिस्टर जो की बात कर रहे हैं। हांग ने उसके सवाल का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। वो बिना एक शब्द बोले सीधे मेरी तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो मेरे करीब आता गया, मेरे आसपास खड़े लोग खुद ब खुद रास्ते से हटते चले गए। आखिरकार वो मेरे सामने आकर रुका। फिर उसने हल्का सा झुककर पूरे सम्मान के साथ कहा कि उसे दिल से अफसोस है मिस्टर जो कुछ भी अभी हुआ उसकी पूरी जिम्मेदारी उसी की है। मुझे इस तरह के शोर शराबे और बेइज्जती का सामना बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। उसके ये शब्द सुनते ही पूरा बॉलरूम जैसे पत्थर का हो गया। कई सेकंड तक किसी की जुबान से एक भी शब्द नहीं निकला। सबसे पहले होश ब्रायन को आया। वो भागता हुआ आगे आया और घबराकर बोला कि डायरेक्टर हांग, जरूर कोई गलती हुई है। मैं तो बस एक मामूली स्क्रिप्ट सुपरवाइजर हूं। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी। धड़ाक, डायरेक्टर हांग का जोरदार थप्पड़ सीधा उसके चेहरे पर पड़ा। ब्रायन वही लड़खड़ा गया। इसके बाद हांग ने बिल्कुल आराम से एक गिलास शैंपेन उठाया, उसे अपने हाथों पर डाला और ऐसे रगड़ने लगा जैसे ब्रायन को छूकर उसके हाथ गंदे हो गए हों। फिर उसने घृणा भरी नजर से ब्रायन को देखा और ठंडी आवाज में कहा कि अंधे हो क्या? तुम्हारी औकात क्या है जो मिस्टर जो की पहचान पर सवाल उठाओ? उसी समय मिस्टर वोंग सम्मान से आगे आए और सीढ़ियों की तरफ इशारा करते हुए बोले कि दूसरी मंजिल पर मेरी सीट तैयार है। वो काफी देर से मेरा इंतजार कर रहे थे। डायरेक्टर हांग भी तुरंत बोले कि दूसरी मंजिल पर मेरे लिए अलग वीआईपी टेबल तैयार की गई है। उन्होंने विनम्रता से मुझे ऊपर चलने का निमंत्रण दिया और कहा कि वही डिनर के साथ आगे बात करेंगे। मैंने बस हल्का सा सिर हिलाया, फिर बिना एक बार भी एमा या ब्रायन की तरफ देखे उनके पास से सीधा आगे निकल गया। उसी वक्त मेरा सेक्रेटरी तेजी से मेरे पास पहुंचा। उसने बताया कि एमा और ब्रायन से जुड़े सभी कमर्शियल डील तुरंत रोक दिए गए हैं। सभी डायरेक्टर से भी बात हो चुकी है। अगर मुझे और कुछ करना हो तो वो तैयार है। मुझे हमेशा से वोंग की काम करने की रफ्तार पर पूरा भरोसा था। मैंने उसके हाथ से फाइल ली, सरसरी नजर से देखी और वापस उसे लौटा दी। फिर शांत आवाज में कहा कि नीचे मौजूद हर इंसान की पूरी जानकारी निकाली जाए। कौन है, कहां से आया है, सब पता करो। आज सबने मिलकर मेरी बेइज्जती करने में हिस्सा लिया है। अब अपनी अपनी बारी पर हर किसी को इसकी कीमत चुकानी होगी। वोंग ने बिना कुछ पूछे सिर हिला दिया। उसके चेहरे से ही साफ था कि आगे क्या करना है। उसका पूरा प्लान पहले से तैयार है। अब तो डायरेक्टर हांग के माथे पर भी पसीना दिखाई देने लगा था। बाकी लोगों की नजर में
उनका पद बहुत बड़ा हो सकता था, लेकिन मेरे सामने एएल का रीजनल डायरेक्टर होना भी कोई खास मायने नहीं रखता था। जैसे ही मैं दूसरी मंजिल पर पहुंचा, नीचे पूरी लॉबी में अफरा तफरी मच गई। किसी ने भी नहीं सोचा था कि मेरी असली पहचान सच निकलेगी। ब्रायन के चेहरे पर ऐसा पछतावा था कि लगता था अगर मौका मिले तो खुद को ही कई थप्पड़ मार ले। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उधर एमा वहीं जड़ होकर खड़ी रह गई। वो बस खाली नजरों से देखती रही कि कैसे डायरेक्टर हांग खुद पूरे सम्मान के साथ मुझे वीआईपी रूम तक छोड़ने जा रहे थे। हालांकि एमा एल की ब्रांड एम्बेसडर थी, लेकिन उसकी हैसियत इतनी भी नहीं थी कि वो डायरेक्टर हांग के साथ एक ही टेबल पर बैठ सके। कुछ ही देर बाद उसका फोन बज उठा। कॉल उसके मैनेजर की थी। अब भी सदमे में खड़ी एमा ने फोन उठाया, लेकिन जैसे ही उसने कॉल रिसीव की, दूसरी तरफ से मैनेजर गुस्से में फट पड़ा। उसने पूछा कि आखिर उसने किसे नाराज कर दिया है। जिन डायरेक्टर्स ने पहले ही उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था, उन्होंने भी हाथ खींच लिया है। जिन नए एंडोर्समेंट डील्स पर बात चल रही थी, वो भी एक साथ रद्द हो गई हैं। आखिर उसने किया क्या है? ये सुनते ही एमा जैसे अचानक होश में लौट आई। उसने डर भरी नजरों से दूसरी मंजिल की तरफ देखा, लेकिन वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही मैनेजर फिर चिल्लाया। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि उसने किसे नाराज किया है। अभी इसी वक्त जाकर माफी मांगे। जो करना पड़े करे। अगर सामने वाला माफ नहीं हुआ तो उसका करियर हमेशा के लिए खत्म समझो। इतना कहकर कॉल कट गई। एमा वहीं खड़ी रह गई, पूरी तरह स्तब्ध। जब से वो मेरी जिंदगी में आई थी, उसके करियर में कभी कोई रुकावट नहीं आई। उसका मैनेजर तो उसकी सफलता को किसी चमत्कार से कम नहीं मानता था, लेकिन पहली बार असली मुसीबत सामने आते ही एमा पूरी तरह घबरा गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहाँ से करे। उधर सिर्फ एमा का ही नहीं, ब्रायन का फोन भी बज उठा। फिर एक एक करके उन सभी लोगों के फोन बजने लगे जिन्होंने नीचे खड़े होकर मेरा मजाक उड़ाया था। जैसे ही उन्होंने कॉल उठाई, उनके चेहरों का रंग पल भर में उड़ गया। शायद वो उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी फोन कॉल थी। ब्रायन ने जब धीरे से फोन नीचे किया, उसकी आंखों में बचा हुआ आखिरी आत्मविश्वास भी गायब हो चुका था। अब वहां सिर्फ मायूसी और निराशा बची थी। जिन फिल्मों पर उसे सबसे ज्यादा गर्व था, सबकी शूटिंग उससे छीन ली गई। जिस नई फिल्म में वो शामिल होने वाला था, वहां से भी साफ कह दिया गया कि अब उसके लिए कोई रोल नहीं बचा। और जो कॉरपोरेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का सपना वो सीने से लगाए घूम रहा था, उसे भी हमेशा के लिए भूल जाना चाहिए। सिर्फ एक ही दिन में उसका पूरा एक्टिंग करियर खत्म हो गया। उस पल के बाद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उसके लिए कोई जगह नहीं बची। उधर मैं डायरेक्टर हांग के साथ वीआईपी रूम में पहुंच चुका था। जैसा मैंने सोचा था, अंदर शानदार दावत की पूरी तैयारी थी, लेकिन जिसने मुझे सच में चौंका दिया, वो वहां पहले से बैठा हुआ इंसान था। उसे देखते ही मेरे कदम वहीं रुक गए। मैं हैरानी से बोल पड़ा, पापा, आप तो माल्डिव्स में थे, वापस कब आए? मेरे सामने बैठे थे जो कॉरपोरेशन के संस्थापक चेयरमैन जोसेफ जो, और मेरे पिता। जब से मैंने कंपनी संभाली थी, वो रिटायर होकर माल्डिव्स चले गए थे। मैं हर साल उनसे मिलने जाता था, लेकिन एमा के साथ रिश्ते में आने के बाद कई सालों से उनसे मुलाकात ही नहीं हुई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो खुद वापस लौट आएंगे। उन्होंने नाखुशी से एक लंबी सांस छोड़ी, फिर बोले कि अगर वो अपनी आंखों से ये सब देखने वापस नहीं आते तो मैं पूरी कंपनी का बेड़ा गर्क कर देता। इतना कहकर उन्होंने अपने पास वाली कुर्सी की तरफ इशारा किया और मुझे बैठने को कहा। डायरेक्टर हांग और सेक्रेटरी वोंग बिना कुछ बोले एक तरफ हट गए। दोनों समझ गए थे कि अब बाप बेटे को अकेले बात करने देना ही बेहतर है। पापा ने गंभीर नजरों से मेरी तरफ देखा, फिर शांत लेकिन सख्त आवाज में बोले, नेथन, मैंने सब कुछ सुन लिया है। किसी एक औरत की वजह से पूरी कंपनी के फैसलों पर असर पड़ने देना, ये तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं है। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये रही, आखिर में उसी औरत ने तुम्हें छोड़ भी दिया। पापा ने मेरी तरफ गंभीर नजरों से देखते हुए कहा कि अगर ये पूरी कहानी कभी बाहर चली गई तो मुझे अंदाजा भी है कि हमारी कंपनी की प्रतिष्ठा को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। मैंने चुपचाप सिर झुका लिया। मैंने माना कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और मैं सब कुछ ठीक करने में लगा हूं। कुछ समय के लिए मैंने सच में सही फैसला लेने की समझ खो दी थी। अगर सेक्रेटरी वोंग कंपनी को संभालने के लिए इतनी मेहनत न करते
तो हालात इससे भी ज्यादा खराब हो सकते थे। लेकिन अब जब मुझे अपनी गलती समझ आ गई है, तो अभी भी सब कुछ संभाला जा सकता है। पापा ने फिर से ठंडी सांस भरी। उन्होंने कहा कि सिर्फ नुकसान की भरपाई करना काफी नहीं है। इस बार वो सिर्फ कंपनी के लिए नहीं लौटे हैं, वो मेरी जिंदगी का फैसला हमेशा के लिए तय करने आए हैं, ताकि आगे कभी कोई मेरे जज्बातों का फायदा न उठा सके। मैंने मुस्कुराते हुए अनजान बनने की कोशिश की। मैंने मजाक में पूछा कि क्या सच में जो कॉरपोरेशन का सीईओ भी अरेंज मैरिज करने वाला है? मैं अपने पापा को अच्छी तरह जानता था। वो कभी भी मुझे किसी भी लड़की से जबरदस्ती शादी करने के लिए मजबूर नहीं करते, और वो ये भी जानते थे कि मैं बिना सोचे समझे उनकी हर बात मान लेने वालों में से नहीं हूं। लेकिन उनके जवाब देने से पहले ही वीआईपी रूम के अंदर लगे सजावटी पर्दे के पीछे से एक मीठी सी लड़की की आवाज सुनाई दी। उसने मुस्कुराते हुए पूछा कि अगर वो लड़की वही हो, तब भी क्या मैं मना कर दूंगा? वो आवाज सुनते ही मेरे पूरे शरीर में जैसे सिहरन दौड़ गई। मैंने उसे एक पल में पहचान लिया। विवियन। अगर इस दुनिया में कोई एक इंसान था जिससे मैं सच में थोड़ा घबराता था, तो वो सिर्फ विवियन थी। उसके परिवार की लू कॉरपोरेशन कई सालों से जो कॉरपोरेशन की सबसे बड़ी बिजनेस पार्टनर रही थी। हम दोनों लगभग साथ साथ बड़े हुए थे, लेकिन जहां मैं हमेशा शांत रहता था, वही विवियन बचपन से ही शरारतों की चलती फिरती फैक्ट्री थी। हर नई मुसीबत में उसका नाम सबसे पहले आता था। आखिरकार उसके पापा भी उसकी शैतानियों से परेशान होकर उसे पढ़ाई के लिए विदेश भेज चुके थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो वापस लौट आई होगी। अगले ही पल वो पर्दे के पीछे से बाहर आई, और उसे देखते ही मैं कुछ सेकंड के लिए वहीं का वहीं रह गया। मेरी यादों में तो वो अब भी दो चोटियां बांधे, धूप में तपी हुई दुबली पतली लड़की थी, जो बचपन में हर लड़ाई में मुझे जमीन पर पटक कर धुनाई कर देती थी। लेकिन आज, सिर्फ कुछ सालों में, वो इतनी खूबसूरत, सलीकेदार और आत्मविश्वासी युवती बन चुकी थी कि मेरी नजर कुछ पल के लिए उसी पर टिक गई। शायद मैंने जरूरत से ज्यादा देर तक उसे देख लिया, क्योंकि अगले ही पल उसके गाल हल्के लाल हो गए। वो झेमकर तुरंत पापा के पास गई, उनका हाथ पकड़ लिया और बच्चों की तरह मुंह फुलाकर बोली कि अंकल जो, लगता है नेथन आपकी बात नहीं मान रहा। अगर ये सब पहले हुआ होता, तो शायद उसे इस हालत में देखकर मेरा दिल टूट जाता। लेकिन अब मेरे अंदर न गुस्सा बचा था, न प्यार, बस थोड़ी सी बेरुखी और थोड़ा सा अधैर्य। उसने कांपती आवाज में पूछा कि मैं उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा हूं। उसका सवाल सुनकर मैं सचमुच कुछ पल के लिए चुप रह गया। रिश्ता उसने खुद खत्म किया था, और अब वही मुझसे पूछ रही थी कि मैं उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा हूं। मेरे पास उससे बहस करने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। मैंने इशारे से सेक्रेटरी वोंग को उसे रोकने के लिए कहा और खुद सीधे ग्राउंड फ्लोर पर बने मुख्य स्टेज की तरफ बढ़ गया। एमा को अभी तक इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी मुश्किलें अभी बस शुरू हुई हैं। वो लगातार मेरे पीछे चिल्लाती रही। फिर सबके सामने उसने हमारे पुराने रिश्ते की बातें भी बतानी शुरू कर दी। कुछ ही देर में पूरे इवेंट में ये खबर फैल गई कि जो कॉरपोरेशन का सीईओ 5 साल तक अपनी असली पहचान, अपना परिवार और अपनी विरासत सबसे छिपाकर सिर्फ एक अनजान अभिनेत्री के साथ रहने के लिए साधारण इंसान बनकर जीता रहा। ये सच सुनकर वहां मौजूद लोग उतने ही हैरान रह गए जितने कुछ देर पहले ब्रायन को कुत्ते की तरह भौंकते देखकर हुए थे। स्टेज पर कदम रखने से ठीक पहले मैंने आखिरी बार पीछे मुड़कर एमा की तरफ देखा। उसे देखकर मेरे मन में बची हुई आखिरी हमदर्दी भी उसी पल खत्म हो गई। मेरे सामने खड़ी वो लड़की अब बिल्कुल वैसी नहीं थी जिससे मैं कभी प्यार करता था, बल्कि पहली बार मेरे मन में ये सवाल उठा कि कहीं वो शुरू से ऐसी ही तो नहीं थी, और गलती सिर्फ मेरी थी जो मैं सच देखना ही नहीं चाहता था। उधर एमा अब भी जोर जोर से चिल्ला रही थी। वो लगातार यही कह रही थी कि मैंने उसके लिए जो कुछ भी किया वो सब दुनिया के सामने बता दिया जाए। उसी दौरान विवियन बिल्कुल शांत कदमों से आगे बढ़ी। उसने अपना महंगा हैंडबैग डायरेक्टर हांग के हाथ में दिया, फिर बिना एक पल रुके पूरी ताकत से एमा के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। धड़ाक! उस थप्पड़ की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी, और अगले ही पल एमा की सारी चीख पुकार वहीं रुक गई। विवियन ने ठंडी नजरों से उसकी तरफ देखा और साफ शब्दों में कहा कि पिछले 5 सालों से नेथन उसका मंगेतर है। उसे नहीं पता एमा खुद को क्या समझती है, लेकिन अगर उसने उसके मंगेतर की एक बार भी और बेइज्जती की, तो वो सीधे उस पर केस कर देगी।
उसकी दमदार मौजूदगी ने पूरे बॉलरूम को एक ही पल में शांत कर दिया। कुछ सेकंड के लिए तो मैं भी कुछ नहीं बोल पाया। अब मुझे किसी तरह का कोई शक नहीं रहा था। ये वही पुरानी विवियन थी जो बचपन में मुझे जमीन पर पटक कर धुनाई करने से भी नहीं हिचकिचाती थी। एमा का गाल थप्पड़ से तुरंत लाल पड़ गया, लेकिन विवियन ऐसे खड़ी थी जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने आराम से अपना हैंडबैग वापस लिया, फिर मेरे पास आई, अपना हाथ मेरी बाह में डाल दिया और चोरी छिपे मेरी कमर में हल्की सी चिकोटी काटते हुए फुसफुसाई कि मैं सच में लड़कियों को पहचानने में बहुत कमजोर हूं। अगर आज उसने मेरी मुसीबत साफ न की होती तो मेरी हालत बहुत खराब हो जाती। मैं हल्का सा मुस्कुराया। मैंने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और धीरे से कहा, चिंता मत करो, अब दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। रिपोर्टरों ने उसी पल हमारी वो नजदीकी तस्वीरें कैमरे में कैद कर ली और अगले दिन वो हर अखबार और हर न्यूज हेडलाइन का हिस्सा बनने वाली थी। एएल के लॉन्च इवेंट से मिली उसी चर्चा का फायदा उठाते हुए मैं स्टेज पर पहुंचा और मीडिया के सामने आधिकारिक घोषणा की कि आज से जो कॉरपोरेशन की पूरी जिम्मेदारी मैं खुद संभालूंगा। अब मेरा पूरा ध्यान कंपनी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने पर होगा। कुछ ही दिनों बाद मैंने एक और बड़ी घोषणा की। मैंने बताया कि उसी होटल में मैं अपनी मंगेतर विवियन से शादी करने वाला हूं और हमारा 5 साल पुराना रिश्ता अब शादी के साथ अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। ये खबर पूरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए किसी बम से कम नहीं थी। कम से कम अब वो सारे उभरते कलाकार और अभिनेत्रियां जो किसी अमीर घराने में शादी करने का सपना देख रही थी, उन्हें हकीकत समझ आ जानी चाहिए थी। इवेंट के दौरान विवियन भी स्टेज पर आई। उसने मीडिया के सामने हमारे रिश्ते की एक बेहद भावुक प्रेम कहानी सुनाई। मानना पड़ेगा, कहानी इतनी दिल छू लेने वाली थी कि सुनने वाले सच में भावुक हो गए। मजेदार बात सिर्फ इतनी थी कि उस कहानी का एक भी शब्द सच नहीं था। ये राज सिर्फ हम दोनों जानते थे, लेकिन जब नतीजा इतना अच्छा हो तो छोटी छोटी बातों पर कौन ध्यान देता है। इसके बाद सेक्रेटरी वोंग ने एक और आधिकारिक घोषणा की। उन्होंने बताया कि मिस एमा के हालिया व्यवहार को देखते हुए एएल ने उनके साथ अपनी साझेदारी तुरंत खत्म कर दी है और अब कंपनी की नई ब्रांड एम्बेसडर होंगी, मिस विवियन लू। विवियन पूरे आत्मविश्वास के साथ स्टेज पर पहुंची। उसने बड़ी शालीनता और आत्मविश्वास से मीडिया के सवालों का जवाब दिया। उधर एमा जमीन पर ऐसे बैठी थी जैसे किसी ने उसकी कीमत खत्म होते ही उसे बेकार समझकर फेंक दिया हो। उसकी आंखों से सारी चमक गायब हो चुकी थी। अब वहां सिर्फ खालीपन और टूटा हुआ हौसला बचा था। इसी बीच एएल का स्टाफ तुरंत काम में लग गया। उन्होंने होटल में लगे एमा के सारे बड़े बड़े पोस्टर उतारने शुरू कर दिए और उनकी जगह विवियन के पोस्टर लगा दिए गए। एमा के पोस्टरों को लापरवाही से होटल के एक कोने में फेंक दिया गया, बिल्कुल उसी तरह जैसे आज एमा खुद सबकी नजरों में भुला दी गई थी। मुझे लगा था कि शायद अब वो हार मान लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो सीधे इंटरनेट पर गई और खुद को बेचारा साबित करने लगी। उसने लोगों के सामने खुद को एक ऐसी लड़की बताया जिसे 5 साल का प्यार छोड़कर एक निर्दयी आदमी ने सिर्फ अपने परिवार की पसंद की अरेंज मैरिज के लिए धोखा दे दिया। उसके वफादार फैंस ने बड़ी आसानी से ये भूल गए कि सिर्फ कुछ दिन पहले वही एमा ब्रायन के साथ खुलेआम प्यार लुटा रही थी। उल्टा उन्होंने अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकालना शुरू कर दिया। लेकिन सच कहूं, उनकी बातें मेरे लिए हल्की सी बारिश से भी कम असर रखती थी। इंटरनेट पर लोग जितनी चाहे आलोचना कर लें, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उल्टा इस पूरे विवाद की वजह से जो कॉरपोरेशन को मुफ्त में इतनी चर्चा मिली कि कंपनी और उसके सभी कलाकारों को उसका सीधा फायदा हुआ। सेक्रेटरी वोंग ने मुझसे पूछा कि क्या अब एमा को सबक सिखाया जाए, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। ये इसलिए नहीं था कि मेरे मन में उसके लिए कोई भावना बची थी। असल वजह यह थी कि अगर मैं उस समय सीधे उसके खिलाफ कदम उठाता तो मीडिया उसे आसानी से कंपनी की गलत छवि बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकती थी। लेकिन मैंने एक बात बिल्कुल नहीं सोची थी। वोंग ने तो मेरा फैसला मान लिया, मगर विवियन चुप बैठने वालों में से नहीं थी और उसने किसी से पूछने की जरूरत भी नहीं समझी। उसने तुरंत जवाबी हमला शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने सोशल मीडिया पर एमा के अंधे समर्थकों की खुलकर आलोचना की। फिर उसने पूरी ऑनलाइन मार्केटिंग टीम लगा दी ताकि एएल के लॉन्च इवेंट की असली वीडियो हर ट्रेंडिंग पेज पर पहुंच जाए। आखिर सच से बड़ा सबूत कोई नहीं होता और एमा की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये थी
कि ब्रेकअप के समय उसने हमारे रिश्ते को इतनी पूरी तरह खत्म कर दिया था कि उसके पास हमारे साथ की एक भी तस्वीर नहीं बची थी। इसलिए लोगों की राय की इस लड़ाई में उसके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे जो फैंस कभी उसके सबसे बड़े समर्थक थे, वही उसके सबसे बड़े आलोचक बन गए। और आखिर में जैसा होना ही था, ये लड़ाई भी विवियन की एक और शानदार जीत के साथ खत्म हुई। विवियन पूरे गर्व के साथ मेरे ऑफिस में आई। उसके चेहरे की मुस्कान देखकर लग रहा था जैसे उसने अभी अभी कोई बड़ी जीत हासिल की हो। मैंने उससे एक भी शब्द नहीं कहा। मैंने बस उसे अपनी बाहों में खींच लिया और पूरे दिल से उसे चूम लिया। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपनी जिंदगी में सच में क्या चाहिए और मैं हमेशा से किससे प्यार करता था। विवियन को मेरे लिए ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी उसने बिना कुछ सोचे मेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ाई मोल ले ली। उसने लू कॉरपोरेशन की उत्तराधिकारी होने की अपनी पहचान और जो कॉरपोरेशन के भविष्य के सीईओ की होने वाली पत्नी का दर्जा, दोनों का इस्तेमाल बिना किसी हिचकिचाहट के मेरे साथ खड़े होने के लिए किया। अगर ऐसी लड़की से भी मैं पूरे दिल से प्यार न कर पाता तो सच में मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होता। मेरे अचानक उसे चूम लेने से विवियन पूरी तरह चौंक गई। कुछ पल तक वो बिल्कुल स्थिर खड़ी रही, फिर धीरे धीरे उसने भी खुद को उसी पल में बहने दिया और उस एहसास को पूरी तरह महसूस करने लगी। जब हम दोनों अलग हुए तो मैं मुस्कुराया, फिर धीरे से कहा, चलो शादी कर लेते हैं। ये सुनते ही उसके गाल हल्के गुलाबी हो गए। उसने कुछ नहीं कहा, बस शर्माते हुए मुस्कुराई और धीरे से सिर हिला दिया। दोनों परिवार साथ आए और सारी तैयारियां तय समय पर पूरी हो गई। फिर उसी शानदार होटल में हम दोनों की शादी हो गई, क्योंकि विवियन के पिता की कोई दूसरी संतान नहीं थी। इस शादी के साथ लू कॉरपोरेशन भी आधिकारिक तौर पर जो कॉरपोरेशन के साथ जुड़ गई। दोनों कंपनियों की ताकत एक होने के बाद पूरे क्षेत्र की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी पकड़ बनाना लगभग आसान हो गया। मैंने पर्दे के पीछे जो इंतजाम किए, उनकी वजह से विवियन भी बहुत जल्दी इंडस्ट्री की सबसे तेजी से उभरती हुई स्टार बन गई। बड़े बड़े कलाकार उसके साथ काम करने की इच्छा जताने लगे और कई मशहूर डायरेक्टर खुद स्क्रिप्ट लेकर उसके पास आने लगे, इस उम्मीद में कि शायद वो उनकी फिल्म चुन ले। हमारी शादी के दौरान मुझे एमा की तरफ से एक लाल लिफाफा मिला। मैंने उसे खोलकर देखने की भी जरूरत नहीं समझी, सीधे विवियन के हाथ में दे दिया। जैसा हमने सोचा था, उसके अंदर एमा का एक खत था। उसने लिखा था कि अगर मैंने उसके साथ दोबारा रिश्ता शुरू नहीं किया तो वो किसी इमारत से कूदकर अपनी जान दे देगी। मैंने उस बचकानी धमकी को एक पल के लिए भी गंभीरता से नहीं लिया। चारों तरफ खुशियों का माहौल था और हमारी शादी बिना किसी परेशानी के शानदार तरीके से पूरी हो गई। कुछ समय बाद सेक्रेटरी वोंग ने एमा की हालत के बारे में मुझे बताया। आखिर तक उसमें अपनी धमकी पूरी करने की हिम्मत कभी नहीं आई, लेकिन तब तक वो सब कुछ खो चुकी थी। कोई भी एजेंसी उसे साइन करने के लिए तैयार नहीं थी। ऊपर से उसे कई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का भारी जुर्माना भी भरना पड़ा। उसी दबाव में जिंदगी चलाने के लिए उसने एडल्ट फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। उधर ब्रायन का हाल उससे भी ज्यादा बुरा हुआ। वो अमीर और ताकतवर औरतों का सिर्फ एक खिलौना बनकर रह गया। उसे ठीक से सोने तक का समय नहीं मिलता था। धीरे धीरे उसका शरीर और उसका हौसला दोनों पूरी तरह टूट गए। आखिर में उसके अंदर बस एक खाली खोल ही बचा। मैं अपने ऑफिस में बैठा सेक्रेटरी वोंग की लाई हुई फाइल देख रहा था। इतना समय बीत चुका था कि अब एमा और ब्रायन के लिए मेरे मन में कोई भावना नहीं बची थी। वो दोनों अब मेरी जिंदगी के एक पुराने और हमेशा के लिए बंद हो चुके अध्याय का हिस्सा बन चुके थे। उसी समय पीछे से दो मुलायम बाहें आकर धीरे से मेरे कंधों के चारों ओर लिपट गई। विवियन ने मुझे पीछे से कसकर गले लगाया और अपना चेहरा मेरे गाल के पास टिकाकर मुस्कुराते हुए फुसफुसाई, क्या बात है, पहले प्यार की याद आ रही है क्या? मैंने फाइल बंद करके मेज पर रख दी और हंस पड़ा। मैंने कहा, एक पल के लिए भी नहीं। मैं तो बस अपनी जिंदगी का एक पुराना अध्याय याद कर रहा था जो अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। मैं मुस्कुराते हुए उसकी तरफ मुड़ा और एक बार फिर उसे प्यार से चूम लिया। कुछ देर बाद जब हम अलग हुए तो विवियन ने अपनी बाहें मेरी गर्दन के चारों तरफ डाल दी, फिर मेरे कान के पास आकर धीरे से फुसफुसाई, बधाई हो, तुम पापा बनने वाले हो। उसके ये शब्द सुनते ही मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल स्तब्ध रह गया। अगले ही पल
खुशी की ऐसी लहर मेरे दिल में दौड़ी जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। मैंने अविश्वास से उसकी आंखों में देखा। वो बस मुस्कुराई और धीरे से मेरा हाथ अपने पेट पर रख दिया। उसी पल मुझे महसूस हुआ कि मेरा पूरा अतीत सचमुच पीछे छूट चुका है। अब मेरे लिए सिर्फ एक ही चीज मायने रखती थी, वो नया परिवार जिसे हम दोनों मिलकर बनाने वाले थे। यही इस कहानी का अंत होता है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे अगली कहानी में।